रिजर्वेशन बचेगा? अगर रेलवे नहीं बची तो रेलवे में रिजर्वेशन बचेगा? अगर सरकारी यूनिवर्सिटी नहीं बची, सरकारी अस्पताल नहीं बचे, तो सरकारी यूनिवर्सिटी और अस्पताल में जो है रिजर्वेशन बचेगा? इसको कहते हैं ना रहेगी बांस ना बजेगी बांसुरी। आप सोच करके बताइए, जिस तरीके से पब्लिक सेक्टर को आज पूरी तरीके से खत्म किया जा रहा है, वो किसके खिलाफ है? वो इस देश की बहुजन आबादी के खिलाफ है। और एक बात मैं आपको बता दूं, हम प्राइवेट सेक्टर के अगेंस्ट में नहीं बोल रहे हैं। कई बार लोगों को यह लगता है जब हम पब्लिक सेक्टर को डिफेंड करने की बात करते हैं तो हम प्राइवेट सेक्टर के अगेंस्ट में बोल रहे हैं। हम प्राइवेट सेक्टर के खिलाफ नहीं हैं। हम जानते हैं हमारी देश की जो आबादी है, 135 करोड़ हमारी आबादी है। इस पूरे के पूरे पॉपुलेशन के लिए सिर्फ सरकारी पब्लिक सेक्टर से काम नहीं चलने वाला है। उसके लिए प्राइवेट सेक्टर होगा, प्राइवेट सेक्टर था, प्राइवेट सेक्टर है और प्राइवेट सेक्टर रहेगा। लेकिन एक बात अपने दिमाग में आप डाल लीजिए कि अगर पब्लिक सेक्टर पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाएगा तो प्राइवेट सेक्टर भी ठीक से काम नहीं करेगा। प्राइवेट सेक्टर भी ठीक से तभी काम करेगा जब पब्लिक सेक्टर होगा। आप अपने दिमाग में इस बात को डाल लीजिए कि अगर एयर इंडिया नहीं रहा तो विस्तारा भी ठीक से नहीं चलने वाला है। अगर एसबीआई नहीं रहा तो आईसीआईसीआई भी ठीक से काम नहीं करेगा। अगर गोवा मेडिकल कॉलेज नहीं रहा तो फोर्टिस में भी आपको बेड नहीं मिलेगा। सोच करके बताइए, अभी कोरोना हुआ है, दूसरी लहर गई है, तीसरा लहर आया है। जब सरकारी अस्पतालों में बेड नहीं मिल रहा था तो प्राइवेट अस्पताल में बेड मिल रहा था क्या? नहीं मिल रहा था। आप सोच करके बताइए कि अगर सरकारी स्कूल पूरे तरीके से खत्म कर दिए जाएं तो प्राइवेट स्कूल ठीक से काम करेंगे? मैं आपको बताता हूं, आपको सोच करके हैरानी होगी कि दिल्ली के अंदर हालत क्या है। दिल्ली के अंदर लेकिन लोकतंत्र की बुनियाद तभी टिकी रहेगी जब राज्य अपनी जिम्मेवारी समझेगा। और तकलीफ की बात यह है कि राज्य आज के डेट में कोई जिम्मेवारी नहीं लेता है। मैंने आपको एक एग्जाम्पल बताया कि प्रधानमंत्री रैली करेंगे और देश की जनता को कहेंगे कि घर में बैठ करके 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी, खुद मास्क नहीं लगाएंगे। देश बचाने की जिम्मेवारी जनता की, टैक्स देने की जिम्मेवारी जनता की, कोरोना से लड़ने की जिम्मेवारी जनता की। तो आप सोच करके बताइए कि सब कुछ अगर जनता ही करेगी तो सरकार क्या करेगी? सरकार आखिर हम क्यों चुनते हैं? आप सोच करके बताइए कि अगर एयर इंडिया नहीं होगा तो हम विमान मंत्री लेकर के क्या करेंगे? अगर रेलवे नहीं होगा तो हम रेल मंत्री लेकर के क्या करेंगे? जब शिक्षा ही नहीं बचेगी तो हम शिक्षा मंत्री लेकर के क्या करेंगे? और इसीलिए मैं ये सवाल पूछता हूं कि अगर सरकारी अस्पताल नहीं होना चाहिए, सरकारी स्कूल नहीं होना चाहिए, तो सरकारी प्रधानमंत्री लेके क्या करेंगे? ढोलक बजाएंगे? क्यों टैक्स देंगे सरकार को? सरकार का सूट बूट खरीदने के लिए टैक्स देंगे? आपको मालूम होना चाहिए कि प्रधानमंत्री जी ने अपने लिए एक हवाई जहाज खरीदा है और उस हवाई जहाज की कीमत कितनी है? 8,500 करोड़। और अभी 12 करोड़ या 16 करोड़ का कार खरीदा है। 16 करोड़ का कार खरीदा है। काहे भाई? तो सुरक्षा, प्रधानमंत्री की सुरक्षा होगी। 12 करोड़ का कार से घूमते हैं तब भी कहते हैं कि सुरक्षा में चूक हो गई है। आखिर ये मॉडल क्या है? ये मॉडल ये है कि इस देश के जो आम लोग हैं उनको जो अधिकार इस देश में मिला है, एक एक करके उस अधिकार को छीन लिया जाए। आप जानते हैं कि यूनिवर्सिटी के अंदर 10,000 पोस्ट खाली हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अंदर कोई ऐसा डिपार्टमेंट नहीं है जहां पे हजारों वैकेंसी नहीं है। लेकिन सरकार को वैकेंसी नहीं भरनी है। क्यों नहीं भरनी है?
सरकार को लगता है कि जब सरकारी यूनिवर्सिटी रखना ही नहीं है, सरकारी यूनिवर्सिटी धीरे धीरे बेच देना है, तो वो वैकेंसी क्यों भरेगी। अभी कुछ दिन पहले हम लोग एक आंदोलन कर रहे थे ग्रुप डी की बहाली को लेकर के। लगातार आंदोलन करने के बाद ग्रुप डी की बहाली निकली है। उस वक्त भी हमने कहा था कि सरकार ये वैकेंसी इसलिए नहीं भरती है कि उसको लगता है आज न कल हमको रेलवे को बेच देना है। ये जो सिचुएशन है, इस सिचुएशन को इस देश की जो बहुसंख्यक आबादी है उसको समझना पड़ेगा। उसको समझना पड़ेगा कि आज का जो सत्ता का मॉडल है वो वोट लेती है मेजॉरिटी से और काम करती है मुट्ठी भर लोगों के लिए। आप देख लीजिए कि हमारी जीडीपी लगातार नीचे जा रही है, देश की जीडीपी लगातार नीचे जा रही है और प्रधानमंत्री जी के दोस्त का इनकम लगातार ऊपर जा रहा है। ये जो सिचुएशन है कि एक तरफ देश है और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री जी के दोस्त हैं। प्रधानमंत्री जी देश की सारी संपत्ति अपने दोस्त को बेच देना चाहते हैं। तो मैं कहता हूं कि ये लड़ाई देश और दोस्त के खिलाफ है, ये लड़ाई बेचने और बचाने वालों के खिलाफ है। आपको तय करना पड़ेगा कि आप किस तरफ खड़े हैं। आपको सोचना पड़ेगा कि आपका हक और अधिकार किस बात में है। और जब आप ये तय करने के लिए एक बार मन बना लेते हैं तो कुछ सवाल हम लोगों के ऊपर भी आता है। जैसे आजकल गोवा से संबंधित 2-3 सवाल बार बार पूछा जा रहा है। एक तो गिरीश जी से मेरा अनुरोध है कि 151 जो पंचायत है गोवा का, हर पंचायत में हमको ले चलिए, हम गोवा के लोगों से बात करना चाहते हैं। जो दोनों जिला है, जो 40 असेंबली है, उसमें जा करके हम लोगों से बात करना चाहते हैं। उसके 3 फायदे हैं। पहला, देश के लोगों को जैसे धीरे धीरे यह बात समझ में आ रही है कि कांग्रेस क्यों जरूरी है, मुझे पूरी उम्मीद है कि गोवा के लोग भी धीरे धीरे यह बात समझने लगे हैं कि कांग्रेस क्यों जरूरी है। इस बात पे हम लोग बात कर पाएंगे। और दूसरा, आप हमको जहां भी ले जाएंगे तो वहां भारतीय जनता युवा मोर्चा के बहुत सारे लोगों का रोजगार निर्भर था। एक तो आपने माइनिंग बंद कर दिया, दूसरा कोरोना के चलते, लॉकडाउन के चलते टूरिज्म पे बहुत बुरा असर पड़ा है। आप जानते हैं कि क्रिसमस से लेकर के नए साल के जश्न तक हजारों लोग गोवा आते थे, लेकिन तीसरा लहर आने की संभावना के चलते गोवा में 25% जो है वो इन्फेक्शन रेट है। सारे होटल्स के बुकिंग जो है वो बंद हो गए हैं, लगातार लोग वापस जा रहे हैं और टूरिज्म जो है वो बैडली इफेक्ट हुआ है। तो एक तो माइनिंग बंद हुआ, दूसरा कोरोना के चलते टूरिज्म पे इफेक्ट हुआ है। गोवा, आप सब जानते हैं कि हरियाणा के बाद दूसरा ऐसा स्टेट है जहां एम्प्लॉयमेंट हाईएस्ट है। ऐसे सिचुएशन में जो गोवा के लोग हैं उनसे जाकर उनके मुद्दों पर बात करने की जरूरत है। और आजकल यह बात हम सब लोग समझने लगे हैं धीरे धीरे कि टीवी खरीदते हैं हम लोग अपने पैसे से और टीवी को रिचार्ज कराते हैं अपने पैसे से, लेकिन टीवी में जो 24 घंटा न्यूज चलता है उसमें हमारे आपके जीवन से जुड़ा हुआ एक भी मुद्दा नहीं होता है। टीवी को बंद कीजिए और अपने जीवन में झांक करके देखिए कि आपके जीवन में क्या हो रहा है। हो ये रहा है कि लगातार अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, लगातार महंगाई बढ़ रही है, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं और जीवन जीने की जो कठिनाइयां हैं वो लगातार बढ़ रहा है। और इस बात को भटकाने के लिए रोज नया नया तमाशा खड़ा किया जाता है। आजकल 2 दिन से टीवी में चल रहा है कि प्रधानमंत्री जी के सुरक्षा में चूक हो गई। 24 घंटा यही चल रहा है। एक तो प्रधानमंत्री के पास 56 इंच का सीना है, तो फिर उनके घबराने की क्या जरूरत है। दूसरा, कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री किसी पार्टी के नहीं होते हैं, देश के होते हैं। ठीक बात है, तो प्रधानमंत्री अगर किसी पार्टी के नहीं होते हैं तो किसी पार्टी का जाकर के चुनाव प्रचार भी नहीं करना चाहिए। और तीसरा,
कि अगर सिक्योरिटी लैप्स हुआ है तो आप प्रधानमंत्री हैं, आपके पास सरकार है, गृह मंत्री आपका दोस्त है, जय शाह का पप्पा अमित शाह, एसपीजी उसके अंडर में है, आप जांच करा करके देख लीजिए कि कहां लैप्स हुआ है। पाकिस्तान जाकर के बिरयानी खाए तब इनको डर नहीं लगा, अपने ही देश में घूमने में इनको डर लग रहा है। आप बचाना चाहते हैं तो मैं आप तमाम लोगों से आग्रह करना चाहता हूं, इधर उधर की बात में मत फंसिए। प्रचार प्रचार होता है, इतिहास को याद कीजिए, और इतिहास वही है कि अगर कांग्रेस पार्टी कोंकणियों के स्वाभिमान के लिए लड़ सकती है, गोवा के लिबरेशन के लिए लड़ सकती है, गोवा को स्टेटहुड दिला सकती है, तो गोवा को जो आज का सवाल है अनएम्प्लॉयमेंट और महंगाई, उसका भी हल कर सकती है, उसका भी निदान कर सकती है। इसी आशा और उम्मीद के साथ कि हम लड़ेंगे अपने हक और अधिकार के लिए, हम लड़ेंगे अपनी आज़ादी की सुरक्षा के लिए, हम लड़ेंगे अपने संविधान की रक्षा के लिए, और इसको हर कीमत में बचाएंगे, क्योंकि हमारा ये मानना है कि जो बिगाड़ने वाला होता है, बचाने वाला उससे बड़ा होता है। बेचने और बचाने की लड़ाई में बचाने वालों की जीत होगी। इसी आशा और उम्मीद के साथ आप तमाम लोगों को धन्यवाद कहते हुए, शुक्रिया अदा कहते हुए मैं अपनी बात को खत्म करूंगा।